माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 न्यू सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। इसके अदर नेम भी है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर या कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। तो इस चैप्टर के काफ़ी सारे नेम हैं और ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्या है आपको कि हम वन शॉट के अंदर ही ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि उस टाइम पे क्या सिनेरियो चल रहा था। जैसे कि आपको पता ही है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि बायपोलर वर्ल्ड हुआ करता था। देन उसके बाद क्या है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, देन यूनिपोलर बन गया। यूनिपोलर के बाद क्या है, मल्टीपोलर बन गया वर्ल्ड। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया, इसका मतलब भी और भी काफ़ी सारी पावर्स हैं जो इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। जैसे यूएसए को टक्कर देने के लिए और भी काफ़ी सारी पावर जो है वो उभर कर सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड क्या बन गया, मल्टीपोलर बन गया। अब देखते हैं कौन कौन सी और जो सुपर पावर है वो मतलब यूएसए को टक्कर देती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यूरोपियन यूनियन बनी है, एशियान है, ठीक है, चाइना है। जैसे कि आपको पता है यूएसएसआर जो है 15 कंट्रीज़ का ग्रुप था, जिसमें चाइना लीड करता था, ठीक है। एशिया की भी कुछ कंट्रीज़ थी और यूरोप की भी कुछ कंट्रीज़ थी। तो अब क्या, जब उनके टुकड़े हो गए, अलग अलग हो गए, तो वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। तो अब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट किया और वो सुपर पावर बनकर उभरी हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या बन जाता है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि सारे के सारे यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी वो आपस में लड़ती रहती थी। अब उनके सामने क्वेश्चन था कि हमको क्या है कि इसी तरह लड़ते रहना है या नेशनलिज्म लेकर आना है या यूनाइट होकर रहना है। तो वो क्या है, इंटीग्रेट होने की सोच रहे होते हैं। तो यूएस कहता है कि आप मार्शल प्लान जो है हमारे साथ साइन कर लो, हम आपको इंटीग्रेट करवाएंगे, हम आपको इकट्ठा करवा देंगे, ज्वाइंट करवा देंगे। देन उसके बाद क्या है, नेटो। अब आपको पता ही है यूएस को साइन करने, यूएस का साथ देने के लिए या इसका साथ लेने के लिए हमको नेटो साइन करना पड़ता था, और यूएसएसआर तो वैसे भी टूट चुका है, उसके लिए वार्सो पैक्ट हुआ करता था, ठीक है। अब जो नेटो है वो क्या करता है, यूरोपियन यूनियन के साथ नेटो, जो यूरोपियन यूनियन है यूएस के साथ नेटो को साइन करता है, जिससे क्या है कि यूरोपियन यूनियन को क्या मिल जाती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी मिल जाती है, कि एक ग्रुप की सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसका स्ट्रक्चर भी जो क्या है इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद है OEEC। अब मार्शल प्लान के अंडर ही, ये जो मार्शल प्लान है ना, ये जो यूएसए के साथ साइन किया है यूरोपियन यूनियन ने, इसके अंडर OEEC आ जाएगा आपको। इसको भी क्या है, यूरोपियन यूनियन ने साइन कर लिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन फोरम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, कोऑपरेट किया जाता है ट्रेड को लेकर, और जो भी इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उसको बैठ के सॉल्व किया जाता है। देन इसके बाद है, यूरोपियन यूनियन ने अपनी खुद की पार्लियामेंट बना रखी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे बट बना नहीं पाए। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोपियन बनी है, काउंसिल ऑफ यूरोप बनी है 1949 में, जिसमें पॉलिटिकल कोऑपरेशन किया जाता है। कोई भी मुद्दा है वो इसमें बैठ के पॉलिटिकली जो मुद्दा है वो सुलझाया जाता है। देन है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी है, जो इकोनॉमिक मुद्दों को देखती है। इस तरीके से क्या है, पूरा जो यूरोपियन यूनियन है वो क्या बन चुका है, नेशन स्टेट बन चुका है। देन उसके बाद आ जाता है आपको जो आपकी ये मास्ट्रिच ट्रीटी हुई है, ठीक है, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है। तो क्या होता है, मास्ट्रिच ट्रीटी के अंडर जो है यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर क्या हो जाती है, फॉर्म्ड हो जाती है, बन जाती है, ठीक है। जब ये बनती है तो ये अपना एक फ्लैग बनाते हैं, अपना नेशनल एंथम बनाते हैं, ठीक है। अपनी एक वो फॉरेन पॉलिसी रखते हैं कि सारी की सारी कंट्रीज क्या है एक ही फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करेंगी, कॉमन सिक्योरिटी रखती हैं, मतलब ग्रुप में रहेंगी और जिससे उनकी सिक्योरिटी बनी रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद है कॉपरेशन ऑन जस्टिस और होम अफेयर में भी एक दूसरे को क्या है वो कोऑपरेट करेंगे, जस्टिस के मामले में कोऑपरेट करेंगे। सिंगल इसमें क्या है, जो ये करेंसी है, जो इनकी सिंगल करेंसी क्या है, यूरो है यूरोपियन यूनियन की, उसको फॉलो करेंगे सारी की सारी कंट्रीज। और ये इनका लोगो है, ठीक है, मतलब इनका फ्लैग जो है। देन उसके बाद क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है वो सुपर नेशनल पावर बन के उभरी है, ठीक है। अब ये सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है, पॉलिटिकली भी बहुत अच्छी है, और मिलिट्री भी इसके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। तो इसलिए क्या है, देखो इकोनॉमी में ये जो क्या है, यूएस के बाद जो है सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी माना जाता है। 17 ट्रिलियन जो है जीडीपी के अंदर ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जो यूरो है इनकी, आपको पता ही है करेंसी इनकी यूरो है, वो ऑलरेडी क्या है अप जा रही है। देन क्या है, शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के अंदर भी इनका बहुत बड़े लेवल के ऊपर इनका शेयर है। देन क्या है, ये अदर कंट्रीज़ को, जैसे यूएसए है, यूएसएसआर है, सबको ये क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि पैसा ज़्यादा है। और दूसरा क्या है, ये WTO की एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक भी है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्लॉक भी है ये। देन उसके बाद है पोलिटिकली क्या है ये, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस है वो यूनाइटेड नेशन के क्या है, परमानेंट मेंबर है, मतलब कि यूरोप के 2 कंट्रीज परमानेंट मेंबर है, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। और नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं यूरोप
यूरोप की यूएन के अंदर, तो इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है यूरोपियन यूनियन। देन उसके बाद क्या है, अगर इनका किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये नेगोशिएट कर लेते हैं। जैसे चाइना के साथ इनका लड़ाई थी तो ये ह्यूमन राइट्स के थ्रू इन्होंने सॉल्व कर लिया। ह्यूमन राइट्स जो टॉपिक है इनका, ठीक है, उसके ऊपर जो है इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इन्होंने सॉल्व कर लिया यूरोपियन यूनियन ने चाइना के साथ। देन उसके बाद है आपका मेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ पे है, यहाँ पे आपको बताएगा इन्वायरमेंटल, सॉरी यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है कि इसको लेके भी इन दोनों के बीच में आपस में बहस चलती थी यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हो आप, तो वो भी इन्होंने नेगोशिएट करके अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लिया। देन मिलिट्री में भी क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर आते हैं। फर्स्ट नंबर पर हर जगह पे क्या है, अमेरिका आएगा आपको, और सेकेंड नंबर पर क्या है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। और उसके बाद आर्म्ड फोर्स के अंदर भी हथियार भी काफ़ी मात्रा में है, डिफेंस के ऊपर काफ़ी सारा ये पैसा खर्च करते हैं, सेकंड नंबर पर वर्ल्ड में। देन इसके बाद आ जाएगा स्पेस और जो कॉमन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी ये क्या है, सेकंड नंबर पर आते हैं। देन जो ब्रिटेन है और फ्रांस है उनके पास न्यूक्लियर एरिजनल है, मतलब कि न्यूक्लियर को यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर बनाते हैं, तो इसलिए पावरफुल हो जाते हैं अपने आप ही। देन क्या है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है इतनी सारी मतलब अच्छाइयाँ होते हुए भी बहुत सारी कमियाँ हैं इसके अंदर, जिसके कारण ये थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। जैसे कि जब यूएसए ने हमला करना था इराक के ऊपर, तो इराक ने क्या कहा, यूरोप को कहा कि आप आओ और हमारी हेल्प करो। इराक ने इसको इनवाइट किया, बट यूरोप के अंदर जो ब्रिटेन है वो कहता है मैं तो आ गया आपकी हेल्प करने के लिए, बट जो जर्मनी और फ्रांस है वो अपोज करते हैं। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन की अंदर की कंट्रीज के आपस में मतलब कि रिलेशन अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है इनमें। देन क्या है, उसके बाद आपको यूरोस्पेक्टिसिज्म, यहाँ पे क्या है कि यूरोप की कुछ कंट्री है ना, वो कहते हैं कि जो ये यूरोपियन यूनियन का ग्रुप बना हुआ है ना, हम इस ग्रुप के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, हमें ये ग्रुप जो है सही नहीं लगता है, ठीक है, तो वो इंटीग्रेट ही नहीं होना चाहती हैं यूरोप की कुछ कंट्रीज। देन क्या है, जो यूके है वो कहता है कि मैं यूरोपियन मार्केट को मैं अडॉप्ट नहीं करता, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे को यूरोपियन मार्केट सही नहीं लगती है, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग चलना चाहता है। देन डेनमार्क और स्वीडन भी क्या कहते हैं कि ये जो मास्ट्रिच ट्रीटी आपने की है, ठीक है, और जो आपने अडॉप्ट किया यूरो को, हम क्या है इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। डेनमार्क और स्वीडन भी बिल्कुल मना कर देते हैं। देन मैनी मेंबर स्टेट्स देयर ऑन, अब ये क्या है, कुछ मतलब कि फॉरेन रिलेशन और डिफेंस पॉलिसीज जो है कुछ कंट्रीज यूरोप के अंदर वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, अपनी डिफेंस पॉलिसीज बनाना चाहते हैं। वो यूरोपियन यूनियन की बनी बनाई जो पॉलिसीज वगैरह उनको उनके ऊपर थोपी जाएंगी, तो वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर थोपी जाए, तो वो चाहते हैं कि हम लोग अपनी खुद से पॉलिसीज वगैरह बनाएं। देन इसके बाद आपको स्टार्ट हो जाता है एशियान। एशियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एशिया के जो साउथ में जो जितनी भी कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब इन कंट्रीज के अंदर ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ठीक है, इधर चाइना है, इधर छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये इनके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही थी कि जापान एंड यूरोप दोनों ही क्या है इसको अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं, ठीक है, किसको, जो आपकी साउथ ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, अपना कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या यहाँ के लोगों के अंदर नेशन बिल्डिंग की भावना आने लगी कि हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या रही थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और प्रेशर था। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो इनके ऊपर प्रेशर था, यूएस कहता है आप हमारे साथ आ जाओ, ठीक है, एशियन कंट्रीज को, और यूएसएसआर कहता है कि आप हमारे साथ आ जाओ, तो दोनों तरफ से प्रेशर था किनके ऊपर, एशियन कंट्रीज के ऊपर। देन उसके बाद क्या होता है कि ये लोग क्या अभी इकट्ठे होने के लिए क्या करते हैं, नैम बनाते हैं, ठीक है, कि हमको ना यूएस के साथ जाना है ना यूएसएसआर के साथ जाना है, तो ये नैम को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बैंडुइंग जो है कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, बट ये क्या है, ये कामयाब नहीं होती है, अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। देन उसके बाद क्या होता है, बैंकॉक डिक्लेरेशन होती है 1967 में। इसमें क्या होता है कि जो ये साउथ एशियन की जो कंट्रीज हैं, पहले 5 कंट्रीज और फिर 5 कंट्रीज आके फिर से अपना क्या है 10 कंट्रीज का जो है एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो कौन कौन से नाम है इसके अंदर। फिर क्या है, इनका एम क्या था, ये जो एशियन बना है, मतलब इसके 2 एम थे, एक तो क्या है इकोनॉमिकली ग्रोथ करवाना, ठीक है, और सोशल प्रोग्रेस करना, और अपने कल्चर को डेवलप करना, क्योंकि 10 कंट्रीज चाहती है कि हमारा कल्चर टोटली डिफरेंट है तो हम अपने कल्चर को डेवलप करेंगे। देन है रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, हमारी कंट्रीज के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा ना रहे इसलिए हम पीस और स्टेबिलिटी बना के रखेंगे। देन उसके बाद है एशियान वे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। एशियान वे का मतलब क्या है कि हम किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे, नॉन कन्फ्रंटेशन कॉपरेशन, हम कॉपरेशन के साथ हर एक मुद्दा सुलझा लेंगे, ठीक है, ये शॉर्ट में आ जाता है आपको। देन है एशियान जो है 2003 के अंदर कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाता है कि हम और ज़्यादा पावरफुल होना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करें, तो ये 3 तरह के अपने प्रिंसिपल बनाते हैं, ठीक है। पहला है एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा है एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, और तीसरा है एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अब नेचुरल सी बात है, सिक्योरिटी पहले देखेंगे, फिर वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे और फिर अपने कल्चर को डेवलप करेंगे, तो इससे क्या एशियान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरेगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं
कि जो सिक्योरिटी है उससे क्या होगा, पीस बनी रहेगी, ठीक है, जो भी आर्म डिस्प्यूट है वो नहीं होंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल बने रहेंगे, अगर यूएस या यूएसएसआर या कुछ भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री की किसी के भी साथ, तो हम न्यूट्रल रहेंगे, हम जीरो रहेंगे, हम ना किसी का भी साथ नहीं देने वाले हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉपरेशन, बट हम आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे, कॉपरेशन करके चलेंगे, नॉन इंटरफेरेंस, और हम किसी भी कंट्री का अगर किसी से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या है, किसी में भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट, ये क्या कहते हैं कि हम हर एक की रिस्पेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। नेशनल डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के बीच में, कल्चर का डिफरेंस है, तो हम हर एक की रिस्पेक्ट करेंगे जितना भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सॉवरेन राइट्स, हम पे कोई भी शासन ना करे, ना ही हम किसी के बीच में जाके टांग अड़ाने वाले हैं, हमको सॉवरेन राइट्स चाहिए, हम अपनी कंट्रीज का जो एशियान का खुद का जो है मतलब सिस्टम वो खुद से चलाना चाहते हैं। देन ARF 1994 के अंदर जो है बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, एशियान रीजनल फोरम, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ARF, एशियान रीजनल फोरम। ये किस लिए बनती है, इसके 27 मेंबर है, बट एशियान के कितने मेंबर है, 10, ठीक है। बट ये जो ARF है इसके 27 मेंबर है। ये किस लिए बनती है, सिक्योरिटी बनी रहे और फॉरेन पॉलिसी जो है अच्छे से चलती रहे, इस चीज़ के लिए ये ARF बनी है। देन उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंदर जो है क्या है, इसमें बताया इन्होंने कि ये स्मॉलर है, जो एशियान की जो मतलब इकोनॉमी है वो यूएस से, यूरोपियन यूनियन से, जापान से छोटी है, बट फास्टर ग्रोइंग कर रही है, एशियान बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, ठीक है। इन्होंने क्योंकि अपनी एक कॉमन मार्केट बना रखी है, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो सेटलमेंट करके सुलझा लेंगे। देन तीसरा है इसमें हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे अपनी कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद है इन्होंने FTA बना रखा है, फ्री ट्रेड एरिया बना रखा है, ठीक है, जिससे क्या है, जो चाइना है, US है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है एशियान के अंदर फ्री ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये फ्री ट्रेड करती हैं जब US और चाइना कहाँ पे, एशियान के अंदर, ठीक है। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट करती है, काफ़ी पैसा लगाती है, लेबर जो है सस्ते में वहाँ से हायर कर लेती है, बट उनके लिए तो बेनिफिट है, उनको काम मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से जो है FTA जो है बनाया गया एशियान के अंदर। फिर है सोशियो कल्चरल कम्युनिटी, इसमें क्या बताया गया आपको, इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनका विजन क्या है, 2020 का इनका विजन है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी डिस्प्यूट होता है आउटवर्ड लुकिंग, तो हम क्या है, नेगोशिएशन के साथ उसको सुलझा लेंगे, ठीक है। कल्चर के मामले में सोशियो कल्चरल कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको हम नेगोशिएशन के थ्रू समझा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या बताया, जैसे कि एग्जाम्पल दिया, फिर जैसे ईस्ट तिमोर क्राइसिस हुआ था इनका, ठीक है, तो इन्होंने क्या है, नेगोशिएशन के थ्रू ही उसको सॉल्व किया है। दूसरा है इसमें कंबोडियन कन्फ्लिक्ट हुआ है इनका, कंबोडिया के साथ हुआ है, ठीक है, तब भी इन्होंने नेगोशिएशन के साथ इसको सॉल्व कर लिया। ये हो जाता है आपका सेकंड जो है पावर जो बन के उभरा है एशियान, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा है, यूरोपियन यूनियन पढ़ा है, फिर हमने एशियान पढ़ा है। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, ये थर्ड मेजर पावर बन के उभरी है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ 1978 से इसने सक्सेस करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, चाइना ने। फिर क्या है 240 तक जो है इसका 2040 तक जो है इनका क्या विजन है कि हम यूएसए को ओवरटेक कर देंगे, यूएसए को पीछे छोड़ देंगे, ठीक है, और जो है हम लोग जो है आगे निकल जाएंगे। तो किस वजह से ये बोल रहे हैं, ये चीज़ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो इकोनॉमिकली ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा है, लैंड मास इनके पास ज़्यादा है, रिसोर्सेज इनके पास अच्छे हैं, लोकेशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके कारण ये दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये एडवाइस भी लेते रहते हैं यूएसएसआर, क्योंकि इन्होंने यूएसएसआर के मॉडल को फॉलो किया हुआ है, ठीक है, सोवियत एड। फिर उसके बाद है चाइना ने चूज किया था सोवियत मॉडल को, यूएसएसआर के मॉडल को, ठीक है। ये चाइना के अंदर किस बंदे ने अडॉप्ट किया था, वो किया था माओ ने। कब किया माओ ने, 1949 के अंदर जो है सोवियत मॉडल को अडॉप्ट कर लिया था। सोवियत मॉडल किसका था, यूएसएसआर का था, ठीक है। देन क्या होता है, कह रहे हैं कि सीवर इट्स लिंक विद कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। अब इसमें क्या बताया इन्होंने, सोवियत एड और एडवाइस मांगी। फिर यूएसएसआर को कहते हैं कि हमने आपके मॉडल सोवियत मॉडल को फॉलो किया, अब आप हमें एडवाइस भी दो और एड भी दो। तो फिर क्या है, ये स्टेट ऑन्ड है, ये क्या कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर के अंदर से जितना भी हमको पैसा बचेगा ना, उससे हम इंडस्ट्री लगाएंगे, बट इंडस्ट्री लगाने के लिए हमको इतनी नॉलेज नहीं है। तो ये यूएसएसआर को क्या कहते हैं कि आप हमको एडवाइस दो, आप हमको एड दो, जितना बेनिफिट एग्रीकल्चर से होगा हम उससे इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद उसके कुछ गुड और बैड इंपैक्ट भी पड़े हैं इस चीज़ के, ठीक है। देखो गुड में इन्होंने क्या बताया, इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगी है वहाँ पे चाइना के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद है सोशल वेलफेयर लोगों का होने लगा, एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाने लगी है, और इकोनॉमी 5 से लेकर 6% तक ग्रो कर रही है यहाँ पे। बैड इंपैक्ट क्या पड़े हैं, पॉपुलेशन जब ज़्यादा बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम क्या है, कम होने लगी है वहाँ की, ठीक है।
एग्रीकल्चर के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। यूएसएसआर का मॉडल खुद तो नीचे गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है चाइना का मॉडल भी जो है इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो चाइनाज़ की जो इकोनॉमी है वो भी क्या है थोड़ी डाउन आने लगी थी। फिर इसमें बताया इन्होंने कि 6th पॉइंट है आपको पॉलिसीज़ ऑफ 1970s। अब क्या है 1970 के अंदर जो चाइना है वो क्या है उसने ये सोचा कि हम यूएसएसआर को पीछे छोड़ के हम क्या है यूएस को फॉलो करेंगे, तो इन्होंने 1970 के अंदर आइसोलेट रहना छोड़ दिया, अकेले रहना छोड़ दिया, और यूएसए को इन्होंने जो है मतलब कि फॉलो करना स्टार्ट किया, और इन्होंने अच्छे रिलेशन बना लिए थे यूएस के साथ 1972 के अंदर। देन फिर क्या होता है कि जोहा एंड लाई आते हैं, वो 4 चीज़ों के अंदर क्या करते हैं मॉडर्नाइजेशन करते हैं, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मिलिट्री के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन लेकर आते हैं, जिससे चाइना क्या है ग्रो करने लगता है। देन उसके बाद 78 में जो है डेंग जाओपिन आते हैं, वो ओपन डोर पॉलिसीज बना देते हैं कि कोई भी कंट्री आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो जिससे क्या है वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी आएगी मतलब अब्रॉड से, और वो मतलब इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे आके, तो ठीक है। जो आपके जोहा एनलाई और डैन जाओपिंग है वो बहुत कुछ अच्छा करते हैं चाइना के अंदर, जिसके कारण चाइना की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। देन है इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर में इन्होंने क्या बताया, जो ट्रेड पार्टनर, ठीक है। अब ये क्या है ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। इसमें जैसे कि यूएस है, एशियान है, रशिया है, ठीक है, ये सारे ट्रेड पार्टनर है आपस में, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है ये। दूसरा है ताइवान। ताइवान जो क्या है मतलब आपके चाइना के साउथ की साइड ताइवान है, तो ताइवान को जो है रशिया क्या कहता है कि ये क्या है रेनिगेड्स प्रोविंस है, ये एक पखंडी प्रोविंस है, मतलब हमारे कहने में नहीं चलती है। देन उसके बाद क्या होता है एशियान 1997 में जो है इन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट एड इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। अब ये क्या है जो चाइना के अंदर जो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका वाले हैं वो क्या करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज़। अब यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज़ लागू की जाती है उसके कुछ गुड और बैड इम्पैक्ट भी पड़ते हैं चाइना के अंदर। क्या है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री इनकम और जो है सेविंग जो है यहाँ पे क्या है वो मतलब एग्रीकल्चर ग्रो करने लगा है, इंडस्ट्रीज़ भी ग्रो कर रही हैं, सेविंग इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। फॉरेन ट्रेड जो है मतलब डायरेक्ट फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या इनकी इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करती जा रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब जब क्या ये दूसरी कंट्री के अंदर अपना सामान बेचेंगे तो दूसरी कंट्री का जो करेंसी है वो इनकी कंट्री में आएगी, जिससे इनके पास रिजर्व होने लग गया था पैसा, ठीक है। WTO के मेंबर कब बना चाइना, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये 2001 में WTO का मेंबर बन गया था चाइना, ठीक है। बैड इंपैक्ट इसके क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है वहाँ पे, ठीक है। देन फीमेल के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया चाइना वालों ने, और करप्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद है रूरल गेट लेस अपॉर्चुनिटी, और अर्बन लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और गांव वालों को कम मिल रही है। देन उसके बाद चाइना ने कोई भी नो शॉक थेरेपी को मतलब कोई शॉक थेरेपी नहीं लेकर आए, इन्होंने बड़े आराम से चेंजेस किए जिसके कारण बहुत अच्छे से यहाँ की इकोनॉमी ग्रो हुई है। जैसे कि 82 में इन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेट किया, 98 में इन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेट किया है, ठीक है। देन उसके बाद है इन्होंने क्या है बैरियर्स इलेमिनेटेड ट्रेड बैरियर्स, सीज, जो सीज एरिया होता है जैसे चाइना के अंदर एक स्पेशल एरिया है, ठीक है, इसको इन्होंने सीज बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसके अंदर जितने भी बैरियर वगैरह थे उसको हटा दिया कि कोई भी कंट्री आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। तो इस तरीके से ये जो चाइना के बारे में आपको बताया गया। देन क्या है इंडिया और चाइना के रिलेशन कैसे हैं, कहते हैं कि जब इंडिया के ऊपर कब्जा नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने, तो उससे पहले हमारे चाइना के साथ गुड रिलेशन थे, ठीक है। चाइना एक डायनेस्टिक हिस्ट्री रखती है, इन्होंने मंगोलिया, कोरिया, ठीक है, तिब्बत सबके ऊपर रूल किया हुआ है। रेयरली ये ओवरलैप्ड, हमने कभी भी ओवरलैप होने की कोशिश नहीं की चाइना के साथ, कभी भी हम ओवरलैप नहीं हुए, हमारे रिलेशन अच्छे ही रहे हैं, ठीक है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है, जब इंडिया के ऊपर जब ब्रिटेन चला जाता है, ठीक है, तो चाइना और इंडिया दोनों अच्छे रिलेशन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं और दोनों क्या नारा देती हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है। ये भी 1 मार्कर में आ सकता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर है मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, 1950 में चाइना जो है टेक ओवर कर देता है तिब्बत को, आपको पता ही है। फिर उसके बाद क्या है जो तिब्बत वाले शरण मांगते हैं, एजाइलम मांगते हैं इंडिया से, तो इस तरीके से हमारे रिलेशन चाइना के साथ खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन 1962 में फिर क्या करता है चाइना, बदला लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश और एक्साई चीन के ऊपर फिर से हमला कर देता है, जिसके कारण हमारे रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1976 के अंदर जो हमारे रिलेशन है वो खराब हो चुके हैं। फिर जो 1970 में चाइना की जो लीडरशिप, इसमें इन्होंने बताया कि आइडियोलॉजिकल
प्रैग्मेटिक इश्यूज सेटलमेंट सीरीज क्या है कि 1981 के अंदर जो टॉक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, बातचीत करने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं, हम रिलेशन सुधारने भी हैं। तो कोल्ड वॉर एंड कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक एंड ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबल पॉलिटिक्स रोल इन एशियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। जैसे कोल्ड वॉर जो है एंड होती है तो इन्होंने क्या है अपनी बहुत ही स्ट्रेटजीज वगैरह जो है बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है कि 1988 में राजीव गांधी जो है वहाँ पे मतलब कि जाते हैं दौरे पर घूमने के लिए, मतलब कि एक तरह से बातचीत करने के लिए जाते हैं कि रिलेशन जो है अच्छे से बन सके। तो वो किस लिए जाते हैं कि पीस बनी रहे वहाँ पे, ठीक है। और जो है मतलब इक्वालिटी वगैरह आए, मतलब कि एक दूसरे से क्या है मतलब अच्छे रिलेशन बने, इसलिए जो है राजीव गांधी वहाँ पे 1988 में जाते हैं। देन कल्चरल एक्सचेंज कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये किस लिए जाते हैं कि कल्चरल एक्सचेंज हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर अगर कुछ भी आप रिसर्च करते हो या कुछ भी डेवलपमेंट होती है तो आप हमारे साथ शेयर करो, ठीक है। ओपन 4 बॉर्डर, और 4 बॉर्डर्स को क्या है खोल दिया जाता है ट्रेड के लिए, ठीक है। जब राजीव गांधी कहाँ जाते हैं, चाइना में जाते हैं विजिट करने के लिए। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी देख लेते हैं क्या है। इंडिया चाइना ट्रेड ग्रो कह रहे हैं कि 30% तक जो है इनका एक साल का जो क्या है 1999 का जो है क्या है डाटा है ये कि 30% जो है क्या है कि जो ग्रो किया है ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में। देन है इनके बीच क्या है बायलेटरल ट्रेड जो है $84 जो है बिलियन का जो क्या है ट्रेड चल रहा है। देन उसके बाद है कॉपरेशन एंड बिडिंग, ये क्या करते हैं एनर्जी डील्स के ऊपर बिडिंग बोली वगैरह लगाते हैं एक दूसरे को, जो एक दूसरे से खरीदते हैं चीज़ों को। देन उसके बाद क्या है सिमिलर पॉलिसीज हैं इनकी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों ही WTO के मेंबर है, दोनों ही सेम पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। दिल्ली और बीजिंग के अंदर क्या है बाय एयर जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है, जिसके कारण कल्चर एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। राइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिंक्स, क्या है ट्रांसफॉर्मेशन लिंक भी जो है अच्छे बने हुए हैं, और ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरी कंट्री के अंदर चलता रहता है। देन है नेगेटिव साइड इसकी क्या है 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, किसने किया ये, अब जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो चाइना को मतलब कि इससे क्या हुआ एक तरह से थ्रेट हुआ। देन उसके बाद क्या है चाइना पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम, चाइना और पाकिस्तान, जब चाइना है वो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में। चाइना की जो मिलिट्री है, ठीक है, रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, जो चाइना की मिलिट्री है ना वो बहुत तेज़ है, बांग्लादेश और म्यांमार से क्या है अच्छे रिलेशन बना के रखती है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं जब चाइना वाले इनको कुछ ना कुछ सिखा देते हैं। देन उसके बाद है आपको होस्टाइल टू इंडियाज़ इंटरेस्ट नो कन्फ्लिक्ट, कहते हैं कि फिर भी हमारे कोई जो है इनके साथ जो है मतलब होस्टाइल टू इंडियाज़ इंटरेस्ट और नो कन्फ्लिक्ट, कि इतना ज़्यादा कोई बड़ा मतलब कि कन्फ्लिक्ट नहीं है, जो है कन्फ्लिक्ट थे वो क्या है आपस में इन्होंने सुलझाने की कोशिश की है। देन उसके बाद आपको आ जाता है यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक है, देखो जैसे कोरिया है, ठीक है, कोरिया को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है। ये UN का मेंबर कब बना है 1991 में। देन उसके बाद क्या है जो साउथ कोरिया है वो एक बहुत बड़ी सेंटर पावर बन के उभरा है एशिया के अंदर, 60 से लेके 80 तक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो किया 60 से 80 में 20 साल तक, जिसके कारण इसको मिरेकल ऑन द हैन रिवर कहा जाता है। मिरेकल ऑन द हैन रिवर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है आपको। देन उसके बाद है 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है 2017 के अकॉर्डिंग इसकी। देन मेजर फोकस ये किस पे करते हैं, सक्सेसफुल है ये लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, पॉलिसीज अच्छी बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, इसलिए कोरिया क्या है, कोरिया भी क्या है एक मतलब कि पावर बन के उभर रहा है। देन इसके बाद आपको आ जाता है जापान। जापान के अंदर देखो क्या है, यहाँ पे क्या है हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोनी है, पैनासोनिक है, कैनन है, होंडा है, ठीक है। इंडिया के अंदर सारे के सारे ये जो है हमको ब्रांड मिल जाते हैं, तो इस तरीके से क्या है बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी रखता है जापान। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट ज्वाइन इन 1964, और 1964 के अंदर ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट को ज्वाइन कर लेता है, और 2017 के अकॉर्डिंग क्या है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, किसकी, जापान की 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये ओनली एशिया मेंबर है जो G7 का मेंबर बना था, ठीक है। देन 11th पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, 11th नंबर पर है। देन ओनली नेशन सफर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्या है जापान, जैसे कि आपको पता ही है कि जापान के ऊपर जो है बॉम्ब गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या है अब तक भी उस चीज़ का हर्जाना भुगत रहे हैं। तो इस तरीके से पहली कंट्री है जिसने क्या है न्यूक्लियर बॉम्ब्स का सामना किया है। कह रहे सिक्योरिटी अलायंस इन्होंने क्या है US के साथ क्या है सिक्योरिटी अलायंस किया हुआ है 1951 से। आर्टिकल 9 के अंदर ये क्या कहते हैं
ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डोंट ट्रस्ट ऑन वॉर, हम वॉर के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को फेस किया हुआ, इसको पता है कि तबाही कैसी होती है और उसका क्या नुकसान भुगतना पड़ता है। फिर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर ये 1% खर्च करते हैं अपनी GDP का, 1%, बट फिर भी वर्ल्ड की ये 7th लार्जेस्ट मिलिट्री रखता है। 1% खर्च करते हैं बट फिर भी 7th नंबर पर वर्ल्ड के अंदर इनकी जो मिलिट्री है आती है। इसके बाद 2 एडिशनल टॉपिक है आपको, सार्क और दूसरा है ब्रिक्स, ठीक है। सार्क की जो है फुल फॉर्म देख लो क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। कब बना है? 1985 में ढाका बांग्लादेश के अंदर बना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। इसमें 8 कंट्रीज जो इसकी मेंबर हैं। 8th नंबर पर जो कंट्री है अफगानिस्तान, उसने 2007 में ज्वाइन किया, पहले ये 7 कंट्रीज हुआ करती थी। देन उसके बाद है इसको लॉन्च कब किया गया, कह रहे हैं ये देखो साफ्टा, अब सार्क ने साफ्टा बना रखा है, नाम आपको याद रहेगा, साफ्टा 2006 में बना है, ठीक है। इसकी सारी 8 की 8 कंट्रीज इसकी मेंबर है। अब ये किस लिए बना है? क्योंकि जो मतलब कि जो मतलब कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसको जीरो कर दिया गया कि कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगेंगे, आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसकी फर्स्ट समिट 1985 में ढाका में हुई थी, ठीक है। और जो 19th वाली है वो आपकी 2016 के अंदर हुई है। फिर ये क्या है मतलब कैंसिल हो गई थी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होनी थी। क्यों ये कैंसिल हुई? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका टेररिज्म अटैक हो गया था, इसलिए इसको नहीं करवाया गया। देन इसको ऑब्जर्व भी करती है 9 अदर कंट्रीज़ के, ये अपना काम ठीक से कर रही है सार्क या नहीं कर रही है, जैसे कि यहाँ पे नेम लिखे हुए। फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेलफेयर करना, साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनका सबका वेलफेयर हो, ठीक है। जो क्वालिटी है लाइफ की वो इंप्रूव हो जाए, ठीक है। स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये रिलाइजेंस सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं कि आपस में अगर ये मिलके रहेंगे तो ये सारे के सारे स्ट्रेंथन रहेंगे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, ठीक है, ये क्या है, सेल्फ रिलायंस आएगा यहाँ पे कि आपस में आत्मनिर्भर रहेंगी। ये म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग बना के रखेंगी, एक दूसरे को समझेंगी, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगी। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर क्या है जो है मतलब एक तरह से मतलब अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम आने के कारण क्या है, एक दूसरे को क्या है हेल्प करेंगी। देन उसके बाद क्या है ये और भी काफ़ी सारे टॉपिक है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ठीक है, और टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड के अंदर सभी में एक दूसरे को कोऑपरेट करती है। फिर आ जाती है आपको ब्रिक्स, पहले इसका नेम ब्रिक हुआ करता था, ठीक है। इसके देखो ब्रिक्स में 5 अल्फ़ाबेट हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ठीक है। कब फॉर्म्ड हुई है ये? 16 जून 2009 के अंदर जो है बनी है। ये कहाँ बनी है? येकेतरिनबर्ग जो है रशिया, येकेतरिनबर्ग रशिया के अंदर ये बनी है। देन इसके अंदर देखो क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान, ठीक है, इथोपिया, उसके बाद है सऊदी अरब, देन यूनाइटेड अरब। अब जो है इसकी 10 कंट्रीज जो है मेंबर हो चुकी हैं, ठीक है। कह रहे इसको फर्स्टली क्या बोला जाता था? ब्रिक बोला जाता था। बाद में किसने इसको ज्वाइन किया? साउथ अफ्रीका ने। फिर उसके बाद इसको क्या बना दिया? आपका ब्रिक्स बन गया, ठीक है। और जो ये ब्रिक्स जो वर्ड है ये 2001 में किसने दिया? गोल्डमैन सैच ने दिया ये, ठीक है। गोल्डमैन सैच ने इसको ब्रिक नेम दिया था, ब्रिक्स नहीं ब्रिक नेम दिया था उन्होंने 2001 के अंदर, ठीक है। अब ये जो है इसकी फर्स्ट सबमिट कहाँ हुई है? जहाँ पे ये बनी है येकेतरिनबर्ग में, वहीं पे इसकी क्या है फर्स्ट सबमिट होती है, ठीक है। ये 14 वाली नहीं करनी है, 16 जो लास्ट हुई है वो कब हुई है आपकी? कजान रशिया के अंदर हुई है 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक, ठीक है। देन इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे? रीजनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, ट्रेड बैरियर को हटा दिया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, अच्छे रिलेशन बने रहे आपस में एक दूसरे के, और जो है ऑप्टिमम मतलब कम से कम यूज़ किया जाए रिसोर्सेज को, ज़्यादा बड़े लेवल पे ख़राब ना किया जाए, टेररिज्म अटैक ना करें एक दूसरे के बीच में, ठीक है। और इस तरीके से क्या है जो ब्रिक्स है आपकी बनाई गई है। आई होप आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको ये समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।